अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने 11th क्लास की जो केमिस्ट्री है इसका चैप्टर नंबर 11 हाइड्रोकार्बन्स का एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म। तो आपके फाइनल एग्जाम के अंदर यहाँ से जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पर ये आएगा। तो आज हमने दो शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं, होमोलाइटिक फिशन, हेटेरोलाइटिक फिशन, व्हाई अल्केन्स आर लेस रिएक्टिव। अब सबसे पहले बात आती है कि व्हाट इज मैकेनिज्म। जब भी कोई काम होगा, रिएक्टेंट जो होते हैं प्रोडक्ट के अंदर तब्दील होते हैं, तो इस सारे मेथड को, प्रोसीजर को आपने मैकेनिज्म कहते हैं। मतलब आपने रोटी खाई, कार्बोहाइड्रेट्स खाया, छल्ली खाई, जो भी खाई, ये हमारी बॉडी के अंदर जाके डाइजेस्ट होगी, किस तरीके के साथ होगी, दैट इज नोन एज ए मैकेनिज्म। तो आज जिस चीज को आप स्टडी कर रहे हैं इसे हम कहते हैं मोड्स ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग। ये बॉन्ड टूटने के तरीके कितने हैं? तो बॉन्ड बेटा आमतौर पर दो तरीकों से टूटता है। फर्स्ट वन इज कॉल्ड होमोलाइटिक फिशन। होमोलाइटिक फिशन होगी, दूसरी जो आपके पास होगी उसे हेटेरोलाइटिक फिशन कहेंगे। होमो का मतलब होता है सेम, लाइटिक मीन टूट जाना, यानी बराबर बराबर टूट जाना, दैट इज नोन एज ए होमोलाइटिक फिशन। इसकी बात समझे कि हमारे पास ये दो क्लोरीन थे, इस क्लोरीन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन अकेला था, इस क्लोरीन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन अकेला है। दोनों ने सोचा क्योंकि हम दोनों के एक एक इलेक्ट्रॉन है, अकेले अकेले हैं, दोनों के आपस में शेयरिंग करके इनको पेयर कर देते हैं। तो इन क्लोरीन ने अपने एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर किया, तो ये पेयर्ड हो गया और ये कोवलेंट बॉन्ड बन गया। लेकिन थोड़ी अरसे के बाद इनकी आपस में नहीं बनी, इनकी आपस में लड़ाई हो जाती है। तो दोनों कहते हैं कि आप अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाओ, दूसरा अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाएगा। यानी जिन जिन इलेक्ट्रॉन के साथ इन्होंने शेयर किया था वही वही इलेक्ट्रॉन वापस लेके ये जुदा हो गए हैं। तो दैट इज नाउन एज ए होमोलैटिक क्लीवेज। तो होमोलैटिक क्लीवेज क्या होगा? दैट इज आल्सो कॉल्ड होमोलाइसिस। होमोलाइसिस भी कहते हैं एक जैसा टूट जाना, बराबर हिस्सों में तकसीम हो जाना। व्हेन द कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक इवनली, जब बराबर बराबर तकसीम हो जाएगा तो क्या बनता है? फ्री रेडिकल बनता है। अब ये ए और बी, एक इलेक्ट्रॉन ए का था एक बी का था, ये कोवलेंट बॉन्ड था। होमोलाइसिस हुआ तो ए ने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, बी ने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया। ये जो रिजल्टेंट स्पीशीज बन रही है दैट इज नोन एज ए फ्री रेडिकल। ऐसे क्लोरीन है, ये जो फ्री रेडिकल का मैकेनिज्म होगा इट इज डिनोटेड बाय ए सिंगल एरो हेड। यानी ऐसे एरो का जो है वो आपने हेड बनाना है, एक तरफ बनाना है, दोनों तरफ इसका नहीं बनाना। तो ये आपके पास फ्री रेडिकल जो है वो बन गए। अब फ्री रेडिकल क्या होता है इसकी हम डिफाइन करते हैं। देखो हमारे पास ये जो क्लोरीन थी, टोटल इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन थे। दो इलेक्ट्रॉन इसके ये हैं, दो ये हैं, दो ये हैं, एक इसका ये है। इसके पास भी बेटा 7 थे, दो ये, दो ये, दो ये, एक ये। जब ये जुदा हो गए तो बाकी जो आपके इनके पास 6 इलेक्ट्रॉन है वो तो पेयर है, उनके तो जोड़े जोड़े हैं। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन ऐसा है, ये वाला और ये वाला, जो कि अनपेयर है, जिसका कोई भी पेयर नहीं है, जो ऑड नंबर है। ऑड का मतलब है जो ताक है, ताक। तो ऐसी स्पीशीज जिसके पास बेटा अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो, यानी उसका पेयर ना हो, तो दैट इज नोन एज ए फ्री रेडिकल। तो इसे हम डिफाइन करेंगे, ए स्पीशीज व्हिच कंटेन अनपेयर इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड फ्री रेडिकल। ऐसी स्पीशीज जिसके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा आप उसे फ्री रेडिकल कहेंगे। देखो बाकी तो ये सारे पेयर है, ये भी पेयर, ये भी पेयर, ये भी, ये अनपेयर है। इसलिए फ्री रेडिकल बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। क्यों रिएक्टिव होते हैं? क्योंकि ये अनपेयर कहते हैं मुझे भी पेयर करो, मैंने भी पेयर बनाना है, इसको भी बहुत जल्दी होती है ताकि ये पेयर आप हो सके। तो इसलिए बेटा दे आर मोर रिएक्टिव। तो आप यहाँ पे बताएंगे कि फ्री रेडिकल जो होते हैं ये एक्सट्रीमली वेरी रिएक्टिव स्पीशीज होते हैं, बहुत ज्यादा रिएक्टिव स्पीशीज होते हैं। व्हाई दे आर मोर रिएक्टिव, क्यों होंगे? तो आप बताएंगे बिकॉज टेंडेंसी ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन टू बिकम पेयर्ड, कि ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इनको बहुत जल्दी होती है ताकि ये पेयर्ड अप हो जाए। पेयर्ड अप होने के बाद क्या होंगे? ये ज्यादा स्टेबल हो जाएंगे, ये उनकी तरह हो जाएंगे। इसलिए ये मोर क्या होंगे? बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो याद रखना, अगर ये कार्बन के साथ फ्री रेडिकल बन रहा होता है तो उस कार्बन के ऊपर जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो sp2 होगी। अब देखें जैसे ये कार्बन है बेटा, हमारे पास ये कार्बन है। अब इसने, इसके बाद 4 इलेक्ट्रॉन थे ये वाले, इसने 4 हाइड्रोजन के साथ इस इलेक्ट्रॉन को शेयर किया। अपने 4 इलेक्ट्रॉन को 4 हाइड्रोजन के साथ शेयर किया तो ये मीथेन बन गई। अब इस कार्बन के साथ इसकी लड़ाई हो गई तो ये क्या कहता है? ये कार्बन कहता है तुम अपना इलेक्ट्रॉन लेके मुझसे जुदा हो जाओ। इस तरीके से हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन ले लेता है, कार्बन अपना। अब दैट इज कॉल्ड फ्री रेडिकल। ये जो कार्बन के ऊपर एक आपने गुलदारा सा, सर्कल सा लगा दिया है, इस बात को जाहिर करता है ये फ्री रेडिकल है। अब इस कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो sp2 होगी।
ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो करता है। अब सवाल पैदा होता है ये फ्री रेडिकल बनते कैसे हैं। तो ये एमसीक्यूज आएगा, ये तीन तरीकों से आएंगे। या तो ये सनलाइट की मौजूदगी में होंगे, अगर सनलाइट की मौजूदगी में ये फ्री रेडिकल बन रहे होते हैं तो दैट इज कॉल्ड फोटोलाइसिस, यानी रोशनी की मौजूदगी में टूट रहे हैं। या ये बेटा पर ऑक्साइड की मौजूदगी में टूट रहे होंगे, होमोलाइसिस। या बेटा ये हीट की सूरत में, यानी इनको हीट किया जाए फिर ये टूट रहे होंगे, तो इसे आपने थर्मोलाइसिस कहते हैं। अगर इनकी स्टेबिलिटी देखा जाए, स्टेबिलिटी का मतलब है कौन सा फ्री रेडिकल जो है वो ज्यादा क्याम पजीर है, ज्यादा स्टेबल है। तो टर्शरी फ्री रेडिकल, तो अगर आपके पास जैसे ये है, इसके तीनों तरफ तीन मिथाइल ग्रुप लगा दिए जाए तो ऐसा फ्री रेडिकल जो होगा ये मोर स्टेबल होगा। जिससे सेकेंडरी से, अगर इसके दो तरफ तो दो मिथाइल ग्रुप है, एक हाइड्रोजन है, उससे फिर ये किससे ज्यादा स्टेबल होगा, ये बेटा आमतौर पर प्राइमरी से। ये वाला जो एक कार्बन है ये प्राइमरी है, ये किससे ज्यादा स्टेबल होगा, ये मिथाइल से। ये मिथाइल फ्री रेडिकल है। तो मिथाइल फ्री रेडिकल जो होगा ये लीस्ट स्टेबल है, मतलब ये मोर रिएक्टिव होगा। अगर मिथाइल फ्री रेडिकल बन रहा है तो ये सबसे ज्यादा क्या होगा बच्चों, रिएक्टिव होगा। अब आपने पढ़ना है हेट्रोलाइटिक। हेट्रो का मतलब होता है मुख्तलिफ, लाइटिक का मतलब टूट जाना। अगर एक कोवलेंट बॉन्ड दो मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर टूट रहा है तो दैट इज नोन एज ए हेट्रोलाइटिक फिशन। व्हेन ए कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक अनइवनली, बराबर बराबर नहीं हो रहा, एंड शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड बाय वन एटम, तो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक एटम के पास चला गया तो आपने इसे हेट्रोलाइटिक फिशन कहेंगे। कैसे बच्चों, देखो ये जो था ए, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था, एक बी के पास था, दोनों ने आपस में सोचा और शेयरिंग कर ली ताकि कोवलेंट बॉन्ड बना ले, तो दैट इज कॉल्ड शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इनकी लड़ाई हो गई, बी जो है ये मोर इलेक्ट्रॉन एक्टिव है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन खींच के अपनी तरफ ले गया और ए से ये इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, दूर चले गए। जिसकी तरफ ये इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, और जिससे दूर चले जाएंगे उसके ऊपर बेटा पॉजिटिव चार्ज। तो देखो ये मिथाइल क्लोराइड था, कार्बन और क्लोरीन ने एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयर किया। जब शेयर करने से पहले ये दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन था, जब ये शेयर कर लिया तो ये कोवलेंट बॉन्ड बन गया। अब क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कहते हैं बस दोनों इलेक्ट्रॉन मेरे हैं, ये कार्बन से दोनों इलेक्ट्रॉन खींच लेते हैं तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये जो कार्बन होगा इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। अगर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो तो दैट इज कॉल्ड कार्बोकेटाइन, इसे कार्बोकेटाइन कहते हैं। या इसका जो पुराना नेम था वो कार्बोनियम आइन है, ये कार्बोनियम आइन कहलाता है। आमतौर पर जो हेट्रोलाइटिक फिशन होगी इसमें क्या होगा, इट लीड्स प्रोडक्शन ऑफ केटाइन एंड एनाइन। यहाँ पे हमेशा बेटा केटाइन और एनाइन बन रहे होते हैं। अगर ये दोनों सेम कार्बन है, जैसे ये वाला था, अगर आपके पास कोई ऐसा कंपाउंड है जिसमें ये दोनों कार्बन है, मतलब अब इस कार्बन ने बेटा इस कार्बन के साथ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की हुई है, अब दोनों में लड़ाई होगी तो ये कार्बन दोनों इलेक्ट्रॉन खींच के, फॉर एग्जांपल अब इन दोनों में तो नहीं हो सकता, ये दोनों क्योंकि बच्चों एक जैसे हैं, इनकी ताकत एक जैसी है, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, सेम होगी। फर्ज किया इस कार्बन की जगह कोई और चीज है तो वो इस इलेक्ट्रॉन को खींच के अपनी तरफ ले जाएगी तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, जिससे दूर चला जाएगा उसके ऊपर है पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो होमोलाइटिक फिशंस के अंदर केटाइन और एनाइन बनते हैं। अब इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। जैसे क्लोरीन है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ चले जाएंगे और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। हेट्रोलाइटिक फिशन लीड्स मोर एनर्जी देन होमोलाइटिक, ये होमोलाइटिक की निस्बत से यहाँ पे ज्यादा एनर्जी की क्या होती है, जरूरत पड़ती है। तो ये हमारे पास ना मोड्स थे किस तरीके से आपने बॉन्ड जो है वो ब्रेकअप करने हैं। अब हमारा यहाँ पे जो सेकंड क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाई अल्केन्स आर अनरिएक्टिव। अल्केन्स जो होते हैं ये ज्यादा रिएक्शन क्यों नहीं करते, रिएक्शन उसे कहते हैं जो दूसरों के साथ मुसलसल रिएक्ट कर रहे हैं, मिल रहे हैं, इसे रिएक्शन कहते हैं। तो अल्केन्स आर लेस रिएक्टिव, व्हाई, इसकी दो रीजंस हैं। यहाँ पे आपने बताना है कि अल्केन्स आर आल्सो नोन एज ए पैराफिन्स, इनके लिए खास लफ्ज यूज किया गया पैराफिन। ये शार्ट क्वेश्चन आ सकता है, व्हाई अल्केन्स आर कॉल्ड पैराफिन। तो आप बताओगे ये जो पैराफिन्स है इसका मतलब होता है पैरामीन लिटल, लिटल थोड़ा, फिन्स का मतलब होता है अफिनिटी, यानी दूसरों के साथ ये रिएक्शन करना ही पसंद नहीं करते, ये लीस्ट रिएक्टिव है, दूसरों के साथ रिएक्शन बिल्कुल नहीं करते। व्हाई, क्यों नहीं करते, तो इसकी बेटा ये तीन रीजंस हैं। नंबर वन, अल्केन्स आर इनर्ट, अल्केन्स इनर्ट होती हैं, बेजरर होती हैं,
इनर्ट का मतलब होता है दूसरों के साथ बिल्कुल इन्हें कोई लेना देना नहीं है। क्यों होती है? बिकॉज ऑल बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। अल्केन्स के अंदर जितने भी बॉन्ड होंगे वो सारे के सारे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं और वो सिग्मा बॉन्ड होते हैं। और सिग्मा बॉन्ड जो होगा वो हमारे पास क्या होगा? एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। जैसे ये एक अल्केन है, इसको हम बना लेते हैं। तो ये अल्केन है, ये कार्बन कार्बन है, चाहे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड आप देख लें तो ये बहुत ज्यादा बच्चों क्या होंगे? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहे हैं, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं। तो पहली वजह यही है कि ऑल बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्ग, ये सारे के सारे स्ट्रॉन्ग है और ये सिग्मा बॉन्ड होगा। सेकंड जो थिंग यहाँ पे आ जाती है कि नॉन पोलर नेचर ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड। ये जो कार्बन और कार्बन बॉन्ड है ये नॉन पोलर है, मतलब ना तो इसके ऊपर कोई चार्ज है ना इसके ऊपर कोई चार्ज है, ये नॉन पोलर है। तीसरी बात यह है कि अगर इसमें कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड देखा जाए तो वो भी नॉन पोलर है, नो पोलैरिटी, इसके ऊपर पोलैरिटी होती नहीं है। और लास्ट बात यह है कि नो फंक्शन ग्रुप, नो रिएक्शन साइट, इसके ऊपर कोई फंक्शन ग्रुप भी नहीं होता, इसलिए इनकी कोई रिएक्शन साइट भी नहीं होती जहां से इन्होंने रिएक्शन करना होगा। यही वजह है कि अल्केन्स आर लीस्ट रिएक्टिव, क्योंकि ये जो सिग्मा बॉन्ड होते हैं ये बड़ा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, इसको तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, फिर कहीं जाके ये टूटता है। दूसरी बात यह है कि ये नॉन पोलर इन नेचर होगा, मतलब कार्बन कार्बन बॉन्ड देख ले या कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड देख ले, दोनों केसेस के अंदर ये क्या है बेटा? नॉन पोलर है, इनके ऊपर कोई पोलैरिटी नहीं है, इसलिए ये दूसरों के साथ रिएक्शन है नहीं करते। तो डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि आज के टॉपिक आपको समझ आ गए होंगे।